डेंगू एक मूजी बुखार है और एक तरह का मुतादी बुखार है, इन्फेक्शस डिजीज़ है जो एक किस्म के वायरस के इन्फेक्शन से होता है। आज से तकरीबन 225 सदी ईस्वी में सबसे पहले चाइना में इसकी अलामात देखी गई थी। उसके बाद में इंसानी तारीख़ में साइंटिफिक तौर पर सबसे पहले डॉक्टर बेंजामिन रश ने 1779 में इसके वायरस की पहचान की और इसको डेंगू का नाम दिया। ये एक किस्म का बुखार पैदा करता है जो DHF या डेंगू हेमरेजिक फीवर कहलाता है। ये एक मच्छर होता है ख़ास किस्म का जिसे हम लोग एडीज़ मच्छर कहते हैं, उसकी वजह से ये फैलता है। वो इसका कैरियर होता है और वो इसके वायरस को इंसान के जिस्म में दाखिल करता है। और ये एडीज़ जब बैठता है तो अंग्रेज़ी के ए अल्फ़ाबेट जैसी शक्ल बनाता है, ये इसकी पहचान है। इसका मच्छर आम मच्छरों से हट करके साफ़ पानी में पैदा होता है। इसलिए जो बारिश का जो मौसम होता है जिसमें नालों से गंदा पानी निकल जाता है और साफ़ पानी मौजूद रहता है, उसमें या कहीं स्टोर होता है, उसमें जो है ये मच्छर पैदा होते हैं, परवान चढ़ते हैं और वो इंसानी जिस्म में इसकी बीमारी की वजह बनते हैं। सबसे पहले जो है वो हमारी प्लेटलेट होती हैं, उनके ऊपर ये हमला करते हैं और उनको बीमार करते हैं। फिर वो बीमार प्लेटलेट सेहतमंद प्लेटलेट को निशाना बनाती हैं और इससे प्लेटलेट की तादाद तेज़ी से गिरती है, जिसकी वजह से जिसमें खून का रिसाव बढ़ जाता है और कई बार बहुत संगीन सूरत हाल पैदा हो जाती है और कई बार जान का खतरा लाहक होता है। डेंगू बुखार के लक्षण हैं जो हर वायरल फीवर के होते हैं। इसमें तेज़ बुखार आता है और जिसमें हड्डियों में बहुत शदीद दर्द होता है। इसीलिए बेंजामिन रश ने इसका नाम बोन ब्रेक फीवर रखा था, जिसको हम लोग हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। और उल्टियाँ महसूस होती हैं, उल्टियाँ होती भी हैं और खाल के ऊपर जो है स्किन के नीचे ब्लीडिंग की वजह से रैशेस पड़ते हैं, जिसको पिटेचियल हेमरेज कहते हैं। और इस बुखार में जो है वो आँखों के पीछे दर्द महसूस होता है। ये ख़ास पहचान है उसकी। किसी में हो सकता है, किसी में नहीं भी हो सकता है, लेकिन जिनकी आँखों के पीछे ख़ास दर्द हो और उसके साथ में जो है वो तेज़ बुखार हो, उल्टी महसूस हो, जिसमें कहीं फ्लूइड कलेक्शन हो रहा हो, उसके कोई सिम्टम हो रहे हों, ये डेंगू के ख़ास अलामात हैं। डेंगू बुखार के लिए उसके ब्लड में सैंपल लिया जाता है, उससे सीरम की जांच करते हैं। जो सबसे एडवांस जांच है वो RT-PCR है और जो इब्तदाई जांच है उसकी वो प्लेटलेट मार्कर है। अगर प्लेटलेट तेज़ी से गिर रही है तो ये एक बड़ी पहचान होती है, बड़ा इशारा होता है डेंगू की तरफ। दूसरी तरफ जो है वो H1N1 जो है वो एक मार्कर होता है, वो टेस्ट कराया जाता है। और सबसे कन्फर्मेटरी जांच जो है वो डेंगू का एलाइज़ा भी करते हैं, लेकिन सबसे कन्फर्मेटरी जांच जो है वो सबसे यकीनी जांच आप कह सकते हैं, वो RT-PCR होती है। दो एक एंटीवायरल्स हैं, एसाइक्लोविर है जो हम लोग उसको देते हैं। उसके अलावा मेन जो है वो सेल्फ लिमिटिंग है। ये जिसमें वायरस दाखिल होने के 2 दिन से 14 दिन के बाद इसकी अलामात ज़ाहिर होती हैं और बीमारी के अलामात ज़ाहिर होने के 2 से 7 दिन के अंदर आमतौर पे ये सेल्फ लिमिटेड होता है। हमारी जो क़ुव्वत मदाफ़ियत होती है, यानी हमारा इम्यून पावर होता है, वो ख़ुद उससे लड़ करके उसको कंट्रोल कर लेता है। इसमें जो है वो प्लेटलेट तेज़ी से गिरती हैं। अगर ये 40,000 से नीचे आती हैं तो मरीज़ को हॉस्पिटलाइज़ करने की ज़रूरत होती है, और अगर ये 20,000 से नीचे चली जाती हैं तो प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मल रेंज इनकी 1.5 लाख से 4.5 लाख होती है। तो यही एक होता है। उसके अलावा जो दर्द होता है उसका हम लोग सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं।
इसके अलावा हाइड्रेशन किया जाता है कि जितना ज़्यादा आपके जिस्म में पानी रहेगा, पानी की कमी नहीं होगी, उतना ही आप की बॉडी जो है वो वायरस से लड़ने के लिए ताकतवर रहेगी। हमारे जिस्म में 85% पानी होता है और जब भी कोई वायरल इन्फेक्शन होता है तो डिहाइड्रेशन जो है वो उसको और सपोर्ट करता है वायरस को। तो हम जितना हाइड्रेट करेंगे उसको, फ्लूइड रिप्लेसमेंट और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट और एंटीवायरल में एसाइक्लोविर, और अगर कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन हो रहा है यानी उस इन्फेक्शन के साथ एक सानवी इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको रोकने के लिए एंटीबायोटिक सपोर्टिव मेजर में दी जाती हैं। अगर इसका सही वक्त पर इलाज न हो, आम तौर पर ज़्यादातर केसेस में जो है वो डेंगू अपने आप सेल्फ लिमिटिंग होता है और हल्के बुखार के साथ में हफ्ता 10 दिन रह करके ठीक हो जाता है। कुछ केसेस के अंदर 30 से 40% केसेस में वो प्लेटलेट गिराता है और उसमें हमको मरीज़ को भर्ती करने की ज़रूरत पड़ती है या क्लोज मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ती है। कुछ 20% ऐसे केसेस होते हैं जिनमें प्लेटलेट बहुत ज़्यादा गिरती है और इसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं। इनके कॉम्प्लिकेशन में जो है वो कहीं से भी खून का रिसाव शुरू हो जाए तो जो प्लेटलेट खून के रिसाव को रोकने के लिए ज़िम्मेदार होती हैं वही ऑलरेडी नॉर्मल से बहुत कम हो चुकी होती है, तो इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है। इसी को हेमरेज कहते हैं, इसीलिए इसके फीवर को DHF या डेंगू हेमरेजिक फीवर कहते हैं। तो ये ब्लीडिंग इसका एक बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है और इसका टारगेट जो है स्प्लीन, लीवर और मसल होती हैं, लेकिन कई बार ये किडनी और लंग्स को भी अपना निशाना बनाते हैं। कई बार ये दिमाग में पहुंच जाते हैं और ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग का सबब बनते हैं। ऐसी सूरत हाल में सेरेब्रल एडिमा और सेरेब्राइटिस और मेनिंजाइटिस टाइप की सिचुएशन पैदा होती हैं जो जानलेवा होती हैं। कई बार आंतों से या पेशाब से या खांसी से ब्लीडिंग होती है और कई बार इंटरनल ब्लीडिंग होती है जो आंतों के बीच मोमेंटम में भर जाती है, तो उसकी वजह से भी जान बचाना मुश्किल हो जाता है। शॉक बोलते हैं हम लोग मेडिकल में इसको। तो कई बार जो है वो हेमरेजिक शॉक होता है जो लाइफ थ्रेटनिंग होता है। ये इसका बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है। वायरस से बचाव के लिए एक ही चीज़ है कि जिस रास्ते से वायरस जिसमें दाखिल हो रहा है हम उस रास्ते को ही बंद कर दें। यानी मच्छर है जो हमें काटता है और उसकी राल के ज़रिए से वो वायरस, वो जरासीम हमारे खून के दौरान में दाखिल होते हैं और फिर हमारे पूरे प्लेटलेट को टारगेट करते हैं और वहाँ से पूरे सिस्टम को डैमेज करते हैं। तो हम अगर जो है मच्छर की चेन को बीच से तोड़ देते हैं तो ये सिलसिला यहीं पे ब्रेक हो जाता है। सबसे आसान तरीका है जहाँ हम हिट कर सकते हैं। तो इसके लिए पेशबंदी यही हो सकती है कि हम लोग खाली एडीज़ मच्छर जिन माहौल में पनपते हैं उन माहौल को ख़त्म कर दें, उन फैसिलिटीज़ को ख़त्म कर दें, उन सहूलियात को ख़त्म कर दें जहाँ ये मच्छर पनपते हैं। वो सहूलियात क्या हैं? जैसे कूलर में, गमले में, टूटे बर्तनों में, बारिश के बाद जो साफ़ पानी रुकता है हमारा स्टोरेज होता है, इसके अंदर एडीज़ मच्छर पनपते हैं। तो अगर ये साफ़ पानी की स्टोरेज ही इनको हम इकट्ठा ना होने दें, और उसके बाद दूसरा ये है कि फॉगिंग की जाए ताकि जो मच्छर हैं वो मर जाएं, और प्रिकॉशन लिए जाएं, डिसइंफेक्टेंट छिड़के जाएं, मच्छर भगाने वाली जो चीज़ें हैं वो यूज़ की जाएं, पूरे कपड़े पहने जाए ताकि मच्छर खुली जगहों पे काट ना सकें। और जिन जगहों पे इंडेमिक हो यानी वबाई शक्ल अख्तियार कर गया हो मर्ज़, वहाँ पे इसके लिए एक वैक्सीन भी आती है। हालांकि ये RNA वायरस है और इसकी वैक्सीन बहुत ज़्यादा इतनी कामयाब नहीं होती हैं, लेकिन जिन जगहों पे इंडेमिक होता है यानी वबाई शक्ल अख्तियार करता है वहाँ पर इसके कुछ वैक्सीन आते हैं और वो काफ़ी हद तक के वो बचाव का काम करते हैं। लोगों को हम ये मशवरा देना चाहेंगे कि अगर ये जो जुलाई से लेकर के सितंबर तक का महीना है, ये 3-4 महीने जो हैं वो डेंगू के लिए ख़ास मौसम होते हैं इसके वबा के।
या किसी इलाके में अगर डेंगू फैला है वहाँ से वो आ रहे हैं, तो वो ख़ास एहतियात करें। अगर उनको बुखार होता है बहुत तेज़ और वहाँ से डेंगू का मच्छर, डेंगू जिन इलाके में फैला है वहाँ से आए हैं और उनका जो है 4 से 2 हफ्ते का वक्त बीत चुका है, उसके बाद उन्हें बुखार आता है, तो उनको जो है अपनी प्लेटलेट सीबीसी की जांच करानी चाहिए। अगर प्लेटलेट गिर रही हैं, तेज़ बुखार है, हड्डियों में दर्द है और सर में दर्द है, उल्टियाँ महसूस हो रही हैं, पेट में कोई डिस्टेंशन तनाव महसूस हो रहा है, इन अलामात के साथ अगर उनको जो है वो प्लेटलेट भी गिर रही हैं, तो उनको फिर डेंगू के मार्कर टेस्ट जो हैं वो करवाने चाहिए। और डेंगू एलाइसा होता है, डेंगू आईजीजी होता है, वो करवाएं या आरटीपीसीआर करवाएं। आरटीपीसीआर थोड़ा महंगा है तो अफोर्डेबिलिटी नहीं होती है, तो प्लेटलेट करवा सकते हैं और आईजीएम करवा सकते हैं। तो इस तरीके से अगर वो मिल जाए, जिन लोगों को डेंगू हो चुका है उन्हें आइसोलेट रखें ताकि जो मच्छर उन्हें काटें वो दूसरे इलाकों में ले जा सकें।